हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जिसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को बताया जाता है और वो समाचार जो दूसरे माध्यमों से आप तक नहीं पहुंचते। आज की बड़ी खबर है, अमेरिका में मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को विफलता मिली है। उसके कमजोर होने पर भी डोनाल्ड ट्रंप उसको सफलता बताने का प्रयास कर रहे हैं। और कल व्हाइट हाउस में जब पत्रकारों से वो बात कर रहे थे तो सीएनएन के पत्रकार के सवाल पर उन्हें गुस्सा आया और वहां जो ऐसी स्थिति थी जो बहुत ही असहज स्थिति बन गई पत्रकारों के लिए। इस पर हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम के अंत में। दूसरी खबर है, इजराइल के परिवहन मंत्री इजराइल काटिज ओमान में है, जो रविवार को वहां पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा लेने के लिए आए हैं और बताया ये जा रहा है कि वो एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव लेकर के आए हैं जिसमें सऊदी अरब से मेडिटेरेनियन सी तक जॉर्डन और इजराइल से होते हुए रेल लाइन बिछाने की तैयारी है। ये पहली बार इस परियोजना पर बात हो रही है। इसको क्षेत्रीय शांति की लाइन की पहल कहा जा रहा है और इस प्रस्तावित लाइन को इजराइल के सबसे बड़े बंदरगाह हैफा से जॉर्डन होते हुए खाड़ी के देशों के वर्तमान रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इजरायली मंत्री की यात्रा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उस अघोषित 3 दिवसीय यात्रा के बाद हुई है, जो जब वे मस्कट में ओमान के सुल्तान काबूस से मिले थे। और ये 20 वर्ष में इजराइल के प्रधानमंत्री की पहली ओमान यात्रा थी। इसके बाद इसमें यह बताया जा रहा है कि इजराइल की दिलचस्पी ये है कि वो अरब देशों से अपने संबंध नजदीकी बना ले, ताकि उनके अनुसार ईरान के इस पूरे क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रभाव का सामना किया जा सके। और इजराइल के परिवहन मंत्री जो इस टाइम ओमान में हैं, उन्होंने गत दिनों जर्मन की चांसलर एंजेला मार्केल से इस प्रस्ताव पर बात की थी और एंजेला मार्केल ने इस प्रस्ताव में दिलचस्पी दिखाई, इसमें निवेश का इशारा दिया। तीसरी खबर हमारी है, मॉस्को में 9 नवंबर यानी कल शुक्रवार को अफगानिस्तान के बारे में शांति कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तालिबान ने भाग लेने की घोषणा की है। तालिबान की तरफ से यह कहा गया है कि एक हाई रैंकिंग यानी ऊंचे लेवल का एक प्रतिनिधिमंडल कतर में, जो दोहा में उनका एक राजनीतिक कार्यालय है, वहां से कुछ लोगों को तालिबान वहां भेजेगा मॉस्को। और जबीहुल्लाह मुजाहिद जो उनके स्पोक्समैन हैं, जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस किसी एक पार्टी से वार्ता के लिए नहीं है। यानी उन्होंने ये इशारा दिया है कि हम सिर्फ अफगानिस्तान की सरकार से बात करने नहीं जा रहे, बल्कि यहां अफगान समस्या के हल पर और अमेरिका की सेना के स्वदेश वापसी के बारे में बातचीत होगी। ये और इससे एक व्यापक चर्चा का रास्ता निकलने की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा अमेरिका की तरफ से भी ऐसी कोशिशें अब तक होती रही हैं। वो वॉशिंगटन में अपने यहाँ तालिबान और दूसरे अफगानिस्तान सरकार और क्षेत्रीय देशों को बुलाकर के बातचीत करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन ये बिल्कुल उसके पैरेलल मॉस्को यानी रूस की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि अफगानिस्तान में किसी तरह से शांति बहाली हो और वो शायद अपना प्रभाव अब भी अफगानिस्तान में रखना चाहता है। तालिबान ने गत माह कतर में जो उनका राजनयिक ऑफिस है, बल्कि राजनीतिक ऑफिस है, चूंकि उसको एम्बेसी का दर्जा नहीं मिला हुआ है, उसमें 5 उन लोगों को नियुक्त किया था जो ग्वांतानामो बे, जो अमेरिका में एक बड़ी एक जेल थी, जो अफगानिस्तान से मिलिटेंट्स बल्कि आतंकियों को वहां पर रखा गया था। उन आतंकियों में से 5 लोगों को तालिबान ने अपने कतर में मौजूद ऑफिस के लिए नामांकित किया था। तो ये पूरी संभावना है कि इन लोगों में से भी मॉस्को जाने वाले डेलीगेशन में लोग शामिल होंगे। अफगानिस्तान सरकार की उच्चतम शांति काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल के भाग लेने की भी पुष्टि हुई है। पाकिस्तान भी इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहा है। भारत ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि वो भाग लेगा कि नहीं। रूस ने भारत, ईरान और चीन को भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है,
ताकि अफगानिस्तान के शांति प्रोसेस में हिस्सेदार बन सके और मशवरे दे सकें कि किस तरह से अफगानिस्तान की स्थिति को संभाला जा सकता है। इसके आगे की खबर यह है कि अमेरिका के जो ईरान विरोधी प्रतिबंध लगाने का अभी 4 नवंबर से जो घोषणा हुई है उसमें इराक को छूट मिली है। इराक ईरान से बिजली और प्राकृतिक गैस आयात जारी रखेगा इस नए प्रोविजन, इस प्रावधान के तहत, और इसकी घोषणा अमेरिका के विदेश मंत्रालय में ईरान मामलों के प्रतिनिधि ब्रायन हुक ने की है। आपको यह समझ में आ रहा होगा कि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ईरान से तेल निर्यात 0 तक लाने की बात कही गई थी, अब उसमें कहां कहां सुराख हो रहा है और कहां कहां अमेरिका खुद मजबूर है। ये चूंकि ब्रायन हुक ईरान के मामलों को देखते हैं तो उन्होंने ही ये प्रस्ताव रखा है, उन्होंने घोषणा की है कि इराक को छूट दी जाएगी। अब से पहले भारत सहित 8 देशों को तेल आयात करने की छूट देने की बात कही जा चुकी है और उसके बाद चाबहार बंदरगाह और वहां से अफगानिस्तान सीमा तक रेल विकसित करने के लिए भारत को छूट मिल चुकी है। इराक बड़ी मात्रा में ईरान से व्यापार पर निर्भर है और बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस ईरान से खरीदता है। पिछले दिनों आपको याद होगा जो दक्षिणी शहर, सबसे बड़ा शहर इराक का है बसरा, वहां पर बिजली की कमी की वजह से प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे। चूंकि उस समय बिजली की इराक को वो बिजली नहीं दे पा रहा था अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। उस समय आपको ये भी याद होगा कि ईरान के कॉन्सुलेट पर भी और अमेरिका के कॉन्सुलेट पर भी वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और वहां त्राही त्राही मची हुई थी कि बिजली वहां पर नहीं थी। उस क्षेत्र में गर्मी 55 और 60 डिग्री तक भी पहुंचती है। ऐसी स्थिति में बगैर बिजली के लोग कैसे रहते, वो उन्हें सड़क पे आना ही था। तो इस मजबूरी के तहत अब इराक को इजाजत दी गई है कि वो ईरान से अपना कारोबार, व्यापार जारी रखे। उधर इराक के प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी ने कहा था अभी गत दिनों कि ईरान विरोधी जो प्रतिबंध हैं उस पर हमारा भी रुख यूरोपीय यूनियन, रूस, चीन और जापान जैसा ही है। उन्होंने इसका विरोध किया है और इराक भी इसका विरोध करता है। अमेरिका, उनका यह भी कहना था कि अमेरिका को अगर किसी पर कोई पाबंदी लगानी है तो वो अपने माध्यम से लगाए, न कि दूसरे देशों को इसके लिए इस्तेमाल करे। एक और खबर है, कल बगदाद में इराक के ऊर्जा मंत्री समीर गजबन, वो ईरान के राजदूत इरज मस्जिदी से उन्होंने भेंट की है और उन्होंने ईरान के विरुद्ध अमेरिका के हर प्रकार के एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध किया है और यह भी कहा है कि हम आपसे कारोबार संबंध जारी रखेंगे। और एक और खबर थी इससे पहले, इराक के पूर्व प्रधानमंत्री अयाद अल्लावी ने भी चेतावनी दी थी कि ईरान विरोधी प्रतिबंध इराक को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को अपना फैसला बदलना पड़ा, इराक को ईरान के साथ अपना व्यापार जारी रखने के लिए छूट की घोषणा करनी पड़ी है। अब मैं अंत में चर्चा करता हूं अमेरिका के मिड टर्म चुनावों में जो नतीजे आए हैं उसमें ट्रंप की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, वो कमजोर पड़ी है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डोनाल्ड ट्रंप ने की है उसमें बहुत ही असहज स्थिति बन गई। वहां उन्होंने ये कहा कि ये जो कमजोरी पड़ी है, रिपब्लिकन पार्टी जो कमजोर हुई है सीनेट में, इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसी पूरी तरह से लागू नहीं कर सकेंगे, उसमें रुकावटें आएंगी। अब सीनेट जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप के रूस से जो रिश्ते बताए जाते हैं उन पर भी जांच करा सकेगी। आपको याद होगा जब 2016 में वहां राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे उसमें बताया गया था, ऐसे आरोप हैं और ऐसे कुछ सबूत भी सामने आए थे कि रूस ने ट्रंप को हिलरी के खिलाफ जीतने में सहायता दी थी और आईटी के जरिए और दूसरे तरीकों से पब्लिसिटी में बाकायदा रूस ने साथ दिया था। वो इन्वेस्टिगेशन अभी अधूरी पड़ी है। अब सीनेट में जब रिपब्लिकन पार्टी कमजोर हुई है तो सीनेट उस पर जांच करा सकेगी। अब उसके बाद ये जो व्हाइट हाउस में जो डोनाल्ड ट्रंप
कल बोले हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने डेमोक्रेट्स जो उनके यानी प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, उनसे अपील की है कि अगर आप हमारा साथ दें तो देश का जो आर्थिक चमत्कार है वो जारी रखा जा सकेगा, मिलकर के बहुत से महान काम किए जाएंगे, उन्होंने ये भी कहा है। और एक ट्वीट में धमकी भी दे डाली अपने विरोधियों को। उन्होंने कहा है कि अगर उनके विरुद्ध रूस से संबंधों की जांच कराई गई, टैक्स पेयर्स का पैसा उनके अनुसार बर्बाद किया गया, तो वे भी डेमोक्रेट्स के विरुद्ध क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन यानी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो सरकार के पास होती है उसके लीक करने की जांच करा सकते हैं। यानी उन्होंने धमकी दी है, आप मेरे खिलाफ जांच ना कराओ, मैं आपके खिलाफ जांच नहीं कराऊंगा। यानी हम दोनों ही अपने अपने तरीके से शायद जो काम कर रहे हैं वो शायद देश के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जांच ना कराने के लिए एक तरह से कहा है कि धमकी दी है कि अगर आपने मेरे रूस से संबंधों पर जांच कराने की का प्रयास किया तो मैं भी आपके विरुद्ध जांच शुरू कर दूंगा। इस पर डेमोक्रेट सांसद है और वहां की डेमोक्रेट की सीनेट में नेता है नैन्सी पेलोसी। उन्होंने कहा है कि वे सरकार के साथ सहयोग करने के लिए मुद्दों के आधार पर इश्यू बेस्ड सपोर्ट रखने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम रबर स्टैंप बनने के लिए तैयार नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के लिए खुला मैदान नहीं है कि जो चाहे वो करे और हम उसमें उनका साथ दें, हम रबर स्टैंप नहीं बनेंगे। और उन्होंने एक बात यह भी कही है कि जो मिड टर्म चुनाव है उसके जो नतीजे हैं वो गणतंत्र की सेहत बेहतर करने वाले हैं। यानी अब वो महसूस कर रहे थे कि ट्रंप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, उसमें गणतंत्र कमजोर हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अमेरिका का संविधान है उसमें विधायिका यानी जो लेजिस्लेचर है वो सरकार के दूसरी शाखाओं के बराबर ही महत्वपूर्ण है, बल्कि दूसरी शाखाओं पर नजर रखने का इसका काम है। तो ये चीजें सामने आ रही हैं और इसमें ट्रंप के लिए मुसीबतें, परेशानियां बढ़ने के आसार हैं, संकेत हैं। जो खास बात कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस में हुई वो ये कि सीएनएन के रिपोर्टर हैं जिम अकोस्टा, उन्होंने एक प्रश्न किया डोनाल्ड ट्रंप से। उन्होंने कहा कि आपका जो प्रशासन है उसके अंतर्गत सफेद राष्ट्रवाद, व्हाइट नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला है। उन्होंने एक किसी विज्ञापन का भी जिक्र किया जिसमें दक्षिण अमेरिकियों, जिनको लैटिन अमेरिकन भी कहा जाता है, उनको हमलावर बताया गया। ट्रंप को इस बात पर गुस्सा आया। उन्होंने फौरन जो जवाब दिया, अंग्रेजी में उन्होंने कहा रूड यानी बदतमीज। यानी अब उस पत्रकार को जो सीएनएन का था उसको बदतमीज कहा। उसके बाद उन्होंने जो बात कही, ये कहा कि तुम लोग जो हो, तुम देश के लोगों के शत्रु हो। यानी ये अब अपने आप को कमजोर होते हुए देश को अपने साथ, देश के लोगों की सपोर्ट अपने साथ हासिल करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। मीडिया को यह कहा कि तुम देश के लोगों के शत्रु हो। आपको याद होगा कि अब से पहले वहां की मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप पर खासतौर पे वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी सितंबर में एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया कि 600 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने 5000 झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो वहां मीडिया और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जिस तरह का टकराव है, उस स्थिति में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्थिति बनी वो बहुत ही असहज थी। पत्रकार उसमें एक तरह से बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि इसका जो ये पत्रकार है उसका माइक हटाओ, और कुछ अधिकारियों ने उसका माइक हटाने का प्रयास किया। और ये भी कहा कि एक खास बात यह है कि अल जजीरा के जो पत्रकार वहां पर थे, जेम्स बेज, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से अराजक और असाधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें जब सब कुछ काट दिया जाए, सब कुछ हटा करके अपनी मर्जी की बात की जाए, तो राष्ट्रपति का मैसेज साफ है। यानी प्रेस को समझना पड़ेगा। वो एक तरह से ऐसी स्थिति उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई है। मेरा ये कार्यक्रम नजर दुनिया पर आपको कैसा लगा? आप
कमेंट्स में लिखकर अपने जरूर अपनी बात लिखें। और इसके अलावा आप मेरे इस कार्यक्रम को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि देश विदेश में ये कार्यक्रम काफी पसंद किया जा रहा है, काफी मैसेजेस आ रहे हैं और मैं समझता हूं यही मैं और इससे बेहतर करने का प्रयास करूंगा। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।